नमस्कार। द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट की शुरुआत में हम रिजर्व बैंक गवर्नर के उस बयान का विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को स्टेबल कॉइन की जगह अपनी डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए कहा है। इसके बाद फार्मा कंपनियों के लिए दवा उत्पादन मानकों में सख्ती पर बात होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए सरकार कंपनियों को दिसंबर के बाद की मोहलत नहीं देगी। इसके बाद अंशुमान सर के साथ आईटी सेक्टर की कंपनियां इन्फोसिस और विप्रो के नतीजों का विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि नतीजों से आईटी सेक्टर को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं। अगली खबर H1B वीजा को लेकर है। इस वीजा पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती के खिलाफ अमेरिका के कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया है और सख्ती को कोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स को लेकर मची होड़ का विश्लेषण किया जाएगा। इस मामले पर चीन और अमेरिका के बीच पहले ही टकराव है और अब नीदरलैंड के कदम ने होड़ को और बढ़ा दिया है। अंत में ट्रंप और पुतिन के मुलाकात को लेकर बातचीत होगी। खबरों का विश्लेषण किया जाएगा। गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद तय हुआ कि हंगरी में मुलाकात करेंगे। पहली खबर की ओर चलते हैं। देश में सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश ने सोयाबीन किसानों को कम भाव की मार से बचाने के लिए भावांतर योजना शुरू की है। योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को बाजार भाव और समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई करेगी। इस योजना के तहत सोयाबीन की खरीद 24 अक्टूबर को लागू होगी और संभावना है कि मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सर, सरकार की ये कोशिश सोयाबीन की फसल और खरीफ के उत्पादन के बारे में क्या बता रही है? ये भावांतर स्कीम कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई है। खासतौर से सोयाबीन के बाजार को समझना जरूरी है। एक तो ये कि सोयाबीन के बाजार में कीमतें एमएसपी से नीचे हैं। एमएसपी करीब करीब जो आंकड़ों के हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है वो 5300 के आसपास है 5328 रुपए पर क्विंटल के आसपास है। लेकिन मध्य प्रदेश के बाजार में कीमत 4000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है, यानी किसानों को एमएसपी से भी नीची कीमत पर बाजार में सोयाबीन बेचना पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि वैसे मानसून में ज़्यादा बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसल पर असर पड़ा है। सोयाबीन की आपूर्ति कम है, उसके बाद भी बाजार में कीमतें एमएसपी से नीचे हैं, जो ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है। और शायद यही वजह है कि सरकार को भावांतर पर मजबूर होना पड़ा है। ये सिर्फ यही नहीं बता रहा है कि कीमतें एमएसपी से कम है, बल्कि मांग की भी समस्या दिखा रहा है। यानी बाजार में सोयाबीन की पर्याप्त मांग नहीं है। सोयाबीन ऑयल के अलावा अन्य भी उपयोगों में आता है, जिसमें खासतौर पर पशुओं के चारे के तौर पर, वहाँ भी इसकी मांग कम होती दिखाई दे रही है। तो इस साल अगर सोयाबीन की स्थिति रहती है तो फिर मैं अगले साल इसकी बुआई पर असर पड़ता दिखाई देगा। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक सरकार की तरफ से खरीफ के उत्पादन के नए आकलन नहीं दिए गए हैं, जिसका बाजार बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि लंबी बारिश के कारण और बाढ़ के कारण भारत की खरीफ के पैदावार की परिस्थिति क्या रहने वाली है। हालांकि मानसून के विड्रॉल की घोषणा हो गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों से आग्रह किया है कि इंटरनेशनल पेमेंट में स्टेबल कॉइन की जगह खुद की डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा है कि रेगुलेशन में स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो के मुकाबले केंद्रीय बैंकों की डिजिटल करेंसी में बहुत सारे लाभ हैं। उन्होंने वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के कार्यक्रम में ये बयान दिया है। सर, जो राय दी गई है आरबीआई की ओर से, क्या लगता है सर, आरबीआई की इस राय को क्या कोई सुनेगा? फिलहाल तो कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज केवल भारत और कुछ हद तक चीन थोड़ा बहुत तक डिजिटल युआन पे काम कर रहा है, पर सीबीडीसी दरअसल अब एजेंडे से बाहर हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और डोनाल्ड ट्रंप खुद सीबीडीसी के घोर खिलाफ हैं और इसलिए उन्होंने आने के बाद जीनियस एक्ट लाकर स्टेबल कॉइन को बढ़ावा देकर सीबीडीसी का जो डॉलर सीबीडीसी आना था फेडरल रिजर्व का, उस परियोजना को पूरी तरह रोक दिया है। दुनिया के बाकी देश भी, यूरोप के देश भी या जापान भी, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही। इसके बजाय वो स्टेबल कॉइन और दूसरी पैरेलल करेंसीज को सपोर्ट करना चाहती हैं। तो भारत और चीन कुछ हद तक, भारत थोड़ा सक्रिय है और चीन कुछ हद तक इस कोशिश में है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मान्यता मिले।
अब अभी बड़ी दुविधा ये है कि दुनिया में स्टेबल कॉइन को लेकर, अलग अलग क्रिप्टो को लेकर जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और एक्सचेंज सिस्टम है वो इवॉल्व हो रहा है, और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कौन से देश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, कौन से स्टेबल कॉइन को अलाउ करेंगे। यूएसडीटी, यूएसडीसी जैसे स्टेबल कॉइन पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, लोग उनसे पेमेंट लेन देन कर रहे हैं और उनमें बचत कर रहे हैं। तो भारत ने इस बैठक में यह संकेत दिया है, अगर आप रिजर्व बैंक के गवर्नर के बयान का फलितार्थ निकालें या इसके निहित समझने की कोशिश करें, कि भारत स्टेबल कॉइन को जल्दी इजाजत देने के पक्ष में नहीं दिखाई देता। रेगुलेटर का इशारा यह है कि वो स्टेबल कॉइन्स को भारत में शायद इजाजत नहीं देंगे। इससे बेहतर कोशिश ये होगी कि आरबीआई की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी रुपए का जो डिजिटल अवतार है उसे ही बढ़ावा दिया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। बैंकों में डिपॉजिट इंश्योरेंस के नए नियमों के बावजूद कमजोर गवर्नेंस वाले बैंकों के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस के प्रीमियम में बदलाव की संभावना नहीं है और उनके लिए प्रीमियम 12 पैसे प्रति 100 रुपये रह सकता है। हालांकि बेहतर गवर्नेंस वाले बैंकों के लिए प्रीमियम में कमी आ सकती है, जिससे उनके लिए बैंकिंग में इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा। सर, इसको थोड़ा समझाइए कि आरबीआई का यह फैसला कैसे काम कर सकता है, बैंकों पर क्या असर होगा। आरबीआई पिछले काफी दिनों से तकरीबन कई महीनों से इस प्रस्ताव पर काम कर रहा था कि डिपॉजिट इंश्योरेंस का सही फार्मूला क्या हो। डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब यह है कि जो आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है वो अगर बैंक डूब जाता है, बैंक रन होती है, तो उसमें से कितना पैसा आपको मिले। अभी 5 लाख रुपए रुपए पर डिपॉजिटर पर बैंक का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिपॉजिट मिलता है, तो ये बना रहेगा। लेकिन आरबीआई ने एक नई पॉलिसी इवॉल्व की है, जिस पॉलिसी का में जिन बैंकों का जोखिम ज़्यादा है, जिनके एसेट्स रिस्क में हैं, एनपीएस ज़्यादा है, या ऐसे क्षेत्रों को उन्होंने लोन दे रखा है जहां लोन डूबने का खतरा है, वहां प्रति 100 रुपये 12 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा। लेकिन जैसे से बैंकों की अपनी जोखिम की परिस्थिति बेहतर होती जाएगी, उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, उनके रिस्क मैनेज होंगे, उनके लिए प्रीमियम घटता चला जाएगा। तो इससे स्टैंडर्डाइजेशन बैंकों के स्तर पर होगा, डिपॉजिटर्स के स्तर के ऊपर जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगली खबर की ओर चलते हैं। फार्मा कंपनियों के लिए दवा उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में छूट की संभावना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को दिसंबर अंत तक उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरे करने होंगे। दिसंबर के बाद सरकार किसी तरह की छूट नहीं देगी। हाल ही में हमने देखा भी, कफ सिरप की वजह से बच्चों के मौत के मामले के बाद सरकार ने दवा कंपनियों के लिए दवा उत्पादन के मानकों पर सख्ती बढ़ाई है। सर, सरकार ने क्या कुछ सबक सीख लिया है अब तक? सबक सीखा है ब्रिज की नहीं, ये तो पता नहीं, क्योंकि सबक गाम्बिया की घटना से भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ। लेकिन एक बात जो बार बार हम लोग इस कार्यक्रम में और बोनस पॉइंट में बता रहे थे कि सरकार ने वास्तविकता स्वीकार की कि भारत की दवा कंपनियां नियम कानूनों से परे हैं, वहां पर क्वालिटी स्टैंडर्ड खराब हैं और उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये सच्चाई स्वीकार करने में इतने बच्चों की जान गई और पूरी दुनिया में भारत की दवा उद्योग की साख को जो ठेस लगी वो अलग से है। तो जो नया फैसला किया गया है, जो नई सख्ती की व्यवस्था की गई है, उसमें ये कहा गया है कि दवा कंपनियों को अपग्रेड करना होगा। जैसा हमने आपको बताया कि भारत में केवल 2000 छोटी एमएसएमई कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर काम कर रही हैं। और ये बड़ी चौंकाने वाली बात और आश्चर्यजनक बात है कि भारत में मिलने वाली अधिकांश दवाएं जो एमएसएमई कंपनियों में बन रही हैं वो WHO के GMP के मानकों के तहत नहीं है। तो जो नई शर्तें रखी गई हैं उनमें दवा कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक मानने होंगे। ये सब कुछ काम उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लेना होगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसके आगे कोई छूट नहीं होगी। चूंकि भारत में 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स हैं, $50 अरब का फार्मा सेक्टर है, कंपनियों को ये पूरी तरह से चेतावनी दी गई है कि नए नियम लागू किए जाएं। इसमें फैक्ट्री की स्वच्छता, क्वालिटी चेक, ट्रेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन को EU और WHO स्तर का बनाना पड़ेगा। ये कंपनियों के लिए नई शर्त रखी गई है। अब इसके बाद फार्मा उद्योग में खासी हलचल है, क्योंकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो 31 दिसंबर के बाद इसकी कंपनियों को काम करने की छूट नहीं देगी। सर, एक सवाल और है, इंडस्ट्री क्या नए मानकों को समय पर लागू कर पाएगी? छोटी कंपनियां परेशान हैं। मुझे लगता है कि 31 दिसंबर तक ऐसा अगर सरकार सख्ती के साथ इस समय सीमा को लागू करती है तो आप
आधी से ज़्यादा कंपनियों के लिए सरवाइव करना, संचालन करना मुश्किल हो जाएगा। जो फार्मा उद्योग से बातचीत से हमें पता चल रहा है, उनके पास इतने फंड्स भी नहीं हैं। वो अपग्रेडेशन के लिए जो WHO EU के मानक हैं, उनके लिए उनको अपनी टेक्नोलॉजी में, उनको अपने कामकाज में, अपनी व्यवस्थाओं में बड़ा निवेश करना होगा। और ये बात पिछले 1 साल से दवा कंपनियों से कही जा रही थी, पर भारत में उतनी सख्ती नहीं थी, तो कंपनियां इस तरह से काम कर रही थी। कुछ दवाओं की कमी भी हो सकती है बाजार में, जो सस्ती दवाएं या जो MSME सेक्टर से आ रही हैं, अगर कंपनियों के उत्पादन पर असर पड़ा। MSME से कहा गया है कि उन्हें 3 महीने में प्लान जमा करें तो उन्हें 2025 तक का समय मिलेगा, लेकिन चेकिंग होती रहेगी। पर भारत की दवा निर्यात की साख बचाने के लिए ये करना बेहद ज़रूरी है, और ये ऑपरेशन, ये सर्जरी की ही जानी थी। दूसरी चीज़ ये कि भारत में लोगों की जान बचाने के लिए दवा में मिले जहर को ख़त्म करने के लिए भी ये अनिवार्य था, ज़रूरी था। छोटी यूनिटें बंद होने से एक बड़ा असर होगा ब्रज, ये कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, गरीब देश हैं अफ्रीका में, जहाँ पर भारतीय दवाएं, सस्ती दवाएं जाती हैं, वहाँ दवाओं की कमी हो सकती है, खासतौर से जेनेरिक दवाओं की। क्योंकि ये जो MSME इकाइयाँ हैं, ये अमेरिका और यूरोप जैसे बाज़ारों में तो दवा नहीं बेच पाती, क्योंकि वहाँ के तो क्वालिटी मानक के पूरे नहीं करती। पर जो तीसरी दुनिया के देश हैं, अफ्रीका के और सेंट्रल एशिया के देशों में, वहाँ निर्यात करती हैं। तो ये कंपनियाँ अगर WHO मानकों का पालन करने में असफल रहीं और ये बंद हुई, तो इन बाज़ारों में दवा की आपूर्ति में कमी हो सकती है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि आईटी कंपनियों के रिजल्ट से जुड़ी हुई है। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के सितंबर तिमाही नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 13% से ज़्यादा बढ़कर 7,364 करोड़ रुपए दर्ज किया है। कंपनी का कहना है बेहतर मार्जिन, मजबूत कैश फ्लो और बेहतर डील्स की वजह से सितंबर तिमाही में उनके मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने निवेशकों के लिए 23 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। उधर अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। सितंबर तिमाही के दौरान विप्रो का मुनाफा करीब 2.5% घटकर यानी 3246 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। सर, इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे क्या कुछ बता रहे हैं? साथ ही सर ये भी समझाइएगा कि इन शेयरों पर दबाव क्यों है? इन्फोसिस के नतीजे उतने खराब नहीं थे ब्रज, जितना माना जा रहा था। नतीजे ठीक ठाक हैं। अगर हम इसका प्रिंट देखें तो करीब 67% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ी है। $3.1 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिखाई पड़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% पर स्टेबल हैं। रेवेन्यू गाइडेंस अगले साल का 2 से 3% बढ़ाया गया है। EBITDA मार्जिन गाइडेंस भी 20% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 13% बढ़ा है। लेकिन बाजार को इन्फोसिस के नतीजे प्रभावित नहीं कर पाए, या कि बाजार इससे निराश रहा। शायद बाजार को आने वाले समय में अमेरिका के बाजार में मांग कम होने के कारण, नए इमिग्रेशन नियमों के कारण इन्फोसिस के गाइडेंस पर भरोसा नहीं हो रहा है। इन्फोसिस अपनी ग्रोथ को या अपने प्रॉफिट को बरकरार रख पाएगी, इसकी चुनौती दिखाई दे रही। और इसलिए इन्फोसिस का स्टॉक आज शुरुआती कारोबार में करीब 1%, 1.5% तक गिर गया। बाजार ने काफ़ी कंजर्वेटिव आउटलुक अपनाया इन्फोसिस के नतीजों को लेकर। विप्रो की स्थिति थोड़ी जटिल थी। इन्फोसिस जितने अच्छे नतीजे विप्रो के नहीं थे। विप्रो का नेट प्रॉफिट 1.2% बढ़ा, आमतौर पर फ्लैट ही था। सिक्वेंशली अगर आप देखें तो कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। बाजार का एक्सपेक्टेशन थोड़ा इससे ज़्यादा था। रेवेन्यू में भी बहुत मामूली बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक ठाक है। कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ का आकलन तो दिया है, लेकिन विप्रो की स्थिति फिलहाल नतीजों में चुनौतीपूर्ण दिख रही है। तो बाजार ने सजा दी। 4 से 5% के आसपास स्टॉक सुबह के कारोबार में टूटा। ओवरऑल आईटी सेक्टर को लेकर मूड बहुत अच्छा नहीं दिखा बाजार का आज। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया, इसके बाद अन्य कंपनियों के नतीजे भी आएंगे। खासतौर से बाजार मिड लेवल के आईटी कंपनियों के नतीजों का इंतजार कर रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1 से 1.3% गिरा हुआ दिखाई दिया है। तो जब तक अमेरिका के बाजार की परिस्थिति ठीक नहीं होती, जो कि सबसे बड़ा बाजार है और वहाँ से मांग निकलना नहीं शुरू होती, बाजार का सेंटीमेंट आईटी स्टॉक्स को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। और इसलिए हमने देखा कि आईटी सेक्टर स्टॉक से निकासी हुई है और रोटेशन के तौर पर दूसरे सेक्टर्स में निवेश बढ़ रहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं। सिंगापुर के बैंक DBS की तरफ से भारतीय मसाला बॉन्ड्स में किया गया निवेश आयकर विभाग के रडार पर है। आयकर विभाग जानना चाहता है कि 2019 में किया गया ये निवेश DBS बैंक का खुद का निवेश था या उसने किसी और का पैसा लगाया था। इन बॉन्ड्स में सितंबर 2018 से मार्च 2019 के दौरान किया गया निवेश टैक्स फ्री था, जिस वजह से ये विदेशी निवेशकों के लिए लोकप्रिय भी था। सर, दर्शकों को बताइए कि ये पूरा मामला क्या है।
ये थोड़ा पेचीदा मामला है और लंबे समय बाद एक खुला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि 2018 से 2019 के बीच में जो मसाला बॉन्ड थे, जो भारतीय रूपी में जारी किए गए बॉन्ड थे, उनमें विदेशी निवेशकों का निवेश खोला गया था। उसमें डीबीएस का, जो सिंगापुर का बैंक है, उसके निवेश पर संदेह है। ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस और व्यक्तिगत निवेशकों की तरफ से ये पैसा लगाया गया था, जो कि बैंक का पैसा नहीं था। इसमें जिन लोगों को निवेश करने की छूट थी उनमें फॉरेन पेंशन फंड्स थे, सॉवरेन वेल्थ फंड्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे, फॉरेन बैंक्स थे, कंपनियां थी और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फैमिली ऑफिसेज, बहुत सारे और अलग इंस्टीट्यूशंस को निवेश की छूट मिली थी। सरकार की कोशिश उस समय थी कि इस मसाला बॉन्ड के जरिए ज़्यादा पूंजी जुटाई जा सके और इसलिए टैक्स से छूट भी दी गई थी। पर ऐसा माना जा रहा है कि डीबीएस बैंक ने ये निवेश की कुछ और लोगों के बिहाफ पर किया था, बैंक का सीधा निवेश नहीं था। और ये पहला मामला है जिसमें कि एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक को भारत के मसाला बॉन्ड में, भारत सरकार की तरफ से जारी किसी बॉन्ड में निवेश को लेकर संदिग्ध पाया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि H1B वीज़ा से जुड़ी हुई है। H1B वीज़ा पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती के खिलाफ अमेरिका के कारोबारियों ने मुकदमा दर्ज कराया है। अमेरिकी कारोबारियों को इस सख्ती के खिलाफ जो सख्ती की गई, इसकी वजह से कुशल वर्कर्स की कमी की आशंका है, जिस वजह से वे इस सख्ती के खिलाफ हैं। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीज़ा पर फीस को $2000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि इस वीज़ा का गलत इस्तेमाल हो रहा था, साथ में अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां दूसरे देशों के नागरिकों के पास जा रही थी। सर, इसको विस्तार से समझाइए कि ये मुकदमा कैसा है और इस पर व्हाइट हाउस का रुख क्या है। ये घटनाक्रम थोड़ा चौंकाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के आमतौर पर कारोबारियों से रिश्ते अच्छे हैं। अभी हाल फिलहाल के सारे फैसलों में ज़्यादातर कारोबारियों ने, बिजनेसेस ने, अमेरिका के बड़े उद्योग समूहों ने उनका विरोध किया है। पर ये घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में काफ़ी चौंकाने वाला था। अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और कई बिजनेस ग्रुप्स ने ट्रंप सरकार के खिलाफ वाशिंगटन डीसी की अदालत में मुकदमा दायर किया और ये कहा है कि जो 84 लाख रुपए या $1,00,000 के आसपास की सालाना H1B वीज़ा फीस है, जो हाई स्किल्ड विदेशी वर्कर्स के लिए है, ये बेहद अनुचित है। और जो तर्क दिया गया वो ये है कि ट्रंप सरकार ने इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट को तोड़ा है। फीस केवल प्रोसेसिंग कॉस्ट से ज़्यादा हो सकती है और ये भी कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव तय करेगी। राष्ट्रपति अपने एक आदेश से कुछ भी तय नहीं कर सकते। इससे स्टार्टअप एसएमई कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल है नए लोगों को हायर करना। ग्लोबल टैलेंट नहीं आएगा, इनोवेशन नहीं होगा और कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक को जो कॉम्पिटिटिवनेस है, प्रतिस्पर्धा की क्षमता है, उस पर असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस का कहना था कि ये कदम वैध है, H1B वीज़ा का दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसा पहली बार दिख रहा है जब संगठित रूप से डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ उद्योग थोड़ा सक्रिय हो रहा है और सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको पता है कि H1B वीज़ा की इस व्यवस्था से, जो फीस बढ़ाने की व्यवस्था से, सबसे बड़ा नुकसान भारत को हुआ है, क्योंकि भारत H1B वीज़ा लेने वाले देशों में सबसे आगे था। सर, जिस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही, तो क्या ऐसा माना जाए कि अमेरिकी उद्योग क्या ट्रंप के खिलाफ एकजुट हो रहा है? अब तो दिख रहा है इंडस्ट्री और पर असर है। जैसे एलन मस्क ने इसका खुलकर विरोध किया था, जो कि ट्रंप के पुराने सहयोगी हैं। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई ने विरोध किया था, क्योंकि इनके भविष्य की सारी योजनाएं स्किल्ड, टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज पर टिकी हुई हैं, जो अब नहीं आ पाएंगे। H1B वीज़ा के जरिए अमेरिका ने बहुत सारी इनोवेशन की हैं। इंडिया के प्रोफेशनल सबसे आगे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनके लिए तो अब इस टैलेंट को हायर करना बेहद मुश्किल हो गया है। लेबर यूनियंस ने, एजुकेशनल और रिलीजियस ग्रुप्स ने भी इसके खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। अब मामला ये है कि आगे यूएस वीज़ा पॉलिसी में कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये टैलेंट के माइग्रेशन को तो प्रभावित करेगा। जो कारोबारी हैं वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस या कोर्ट मदद करे, जिससे कि फीस कम की जाए और उनको हायरिंग ना रोकनी पड़े, क्योंकि उनको अपने कारोबारों की चिंता सता रही है। अमेरिका में अच्छा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स अभी उपलब्ध नहीं है। अगली खबर की ओर चलते हैं। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स को लेकर नई होड़ छिड़ गई है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से इस मुद्दे पर ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है और बाद में नीदरलैंड के कदम ने इस होड़ को और बढ़ा दिया। नीदरलैंड ने हाल ही में उसके यहाँ स्थित चीन की सेमीकंडक्टर कंपनियों को कब्जा लिया है।
इसके बाद चीन ने भी दुनिया भर में सेमीकंडक्टर सप्लाई को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। उधर यूरोप और एशिया की कई कंपनियां सेमीकंडक्टर के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुट गई हैं। सर, सेमीकंडक्टर को लेकर यूरोप में इतनी बेचैनी क्यों है? देखिए, बोनस पॉइंट के दर्शकों को हमने बताया था कि जो नीदरलैंड का फैसला था नेक्सपेरिया का नेशनलाइज करने का, जो विंगटेक चीनी कंपनी उसकी कंपनी है और उसका पूरा कारोबार, उसके सारे फैसले नियंत्रण में ले लेने का, उसका असर तत्काल हुआ। चीन ने यूरोप को चिप की आपूर्ति में और ज़्यादा सख्ती बढ़ा दी और इसके बाद अगले नेक्सपेरिया के अधिग्रहण के अगले 24 घंटों में पूरे यूरोपीय बाजार में खासी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्रत्याशित था इस बात का कि चीन और ज़्यादा सख्ती करेगा। चाइनीज़ फैक्ट्रीज ने अब चिप भेजना और सीमित कर दिया है, क्योंकि नेक्सपेरिया का अधिग्रहण वहाँ कर लिया गया है। नेक्सपेरिया के चिप्स साधारण हैं, स्विच और इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं। करीब 60% बिजनेस इससे आता है। वोक्सवैगन, बॉश, BMW और तमाम अमेरिकी ब्रांड्स इस नेक्सपेरिया के चिप्स पर निर्भर हैं। अगर चीन की कंपनी का चीन से रिश्ता खत्म होगा तो तकनीक मिलने में, बाकी चीज़ें मिलने में दिक्कत होगी और इसलिए यूरोप और एशिया की अब कंपनियां काफ़ी बेचैन हैं। उत्पादन को सस्टेन करने के लिए वो नए चिप सप्लायर की तलाश में हैं और स्टॉक मैनेज करने की कोशिश में लगी हैं। यूरोप और अमेरिका की ऑटो कंपनियों ने यह कहा है कि अगर चिप की सब आपूर्ति बहाल नहीं हुई और चीन ने और ज़्यादा सख्ती की तो नवंबर के बाद फिर कारों का, ऑटोमोबाइल का उत्पादन रुक जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। तो ये टकराव इस स्थिति में पहुंच गया है जहां यूरोप चीन की कंपनियों के अधिग्रहण की कोशिश कर रहा है जो चिप बनाने वाली हैं, और चीन अपनी ताकत से जितनी तकनीक, जितने चिप्स या जो भी मटेरियल, कच्चा माल जाता है उसे रोकने की तैयारी कर रहा है। सर, दर्शकों को यह भी बताइए कि चीन की रणनीति आखिर है क्या? ये चीन अब दो तरीके के ट्रेड वार में आ गया है। एक पहला तो बड़ा खुला ट्रेड वार है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो टैरिफ को लेकर चल रहा है। दूसरा ट्रेड वार चीन का शुरू हो गया है EU के साथ चिप्स को लेकर। ये बड़ा सीधा ट्रेड वार है। तो अब दो बड़े बाजार चीन के मुकाबिल हैं, ये चीन से टकरा रहे हैं। EU के साथ ट्रेड वार में चीन EV को, बैटरी को, रेयर अर्थ मटेरियल को के साथ हाई लेवल चिप्स को भी हथियार बना रहा है, क्योंकि यूरोप की कंपनियों की निर्भरता चीन पर इन सारे मामलों के लिए खासी ज़्यादा है। चीन की कंपनियां भी इधर 2026 तक 100% लोकल चिप्स वाली कारें लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं, जिससे उनकी निर्भरता अमेरिका के बाजार पर नहीं हो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये व्यापार युद्ध लंबा खिंचा तो जो अमेरिका से चिप बनाने की तकनीकें चीन को आती हैं वो भी आने वाले समय में बंद हो जाएगी। निजी कंपनियां, यूरोप की निजी कंपनियां भी थोड़ा उलझन में है, क्योंकि नेक्सपेरिया का अधिग्रहण यूरोप के नियमों के माफिक या माकूल नहीं है। निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर लेना आधुनिक उदारीकरण बाजार व्यवस्था के तहत सही नहीं होता। तो निजी कंपनियां और भी उलझन में है कि आने वाले समय में क्या ऐसा और भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये टकराव लंबा चलता है तो फिर यूरोप के लिए के कार बाजार के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। तो एक तरफ तो ये है, और ये टकराव है जो यूरोप को परोक्ष रूप से इस बात पर दबाव बनाने की कोशिश दिखता है कि जब US और चीन की बातचीत हो, यानी ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने बैठें, तो चीन अपना पक्ष बेहतर ढंग से रख पाए और ज़्यादा से ज़्यादा डील में अपने लिए फ़ायदा हासिल कर पाए। लेकिन अब ये जंग अमेरिका और चीन के साथ यूरोप और चीन की भी, EU और चीन की भी जंग हो गई। ये बड़ा बदलाव है। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक बार फिर से मुलाकात होने जा रही है। गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद हंगरी के बुडापेस्ट में मुलाकात पर सहमति बनी है। हालांकि इस मुलाकात की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन मुलाकात से पहले अगले हफ्ते दोनों नेताओं के सलाहकारों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर, इस डेवलपमेंट को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि अचानक फिर से मीटिंग की वजह क्या है? पुतिन तैयार क्यों हुए? क्या ये यूक्रेन के बढ़ते हमलों का असर है? हाँ, ऐसा लगता है ब्रिज, क्योंकि पुतिन और ट्रंप के बीच दोबारा बातचीत हुई। एक बार मुलाकात हुई और बहुत जल्दी दूसरी मुलाकात की तैयारी हो रही। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में बातचीत हो सकती है। यूक्रेन ने अपने हमलों की जो ताजी रणनीति बदली है, उससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर पर रूस पर जो ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए हैं, उससे जो पूरी एनर्जी पाइपलाइन है और जो इकोनॉमी है उसको बड़ा हिट किया गया। गैस प्लांट, ऊर्जा सिस्टम है, विंसिया, पोल्टावा, सुमी और खार्किव जैसे इलाकों में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने।
जेलेंस्की ने कहा है कि डबल टेरर अटैक है। सर्दी से पहले रूस की एनर्जी को कमजोर करने का प्लान है। रूस में सर्दियां भयानक होती हैं, हीटिंग ऑयल की और सिस्टम्स की सप्लाई के लिए ईंधन की ज़रूरत है। अगर इससे पहले हमले और ज़्यादा गंभीर हुए तो रूस की घरेलू खपत के लिए ही तेल और गैस नहीं मिलेगा। हम बताते रहें कि रूस को इस समय डीजल का इंपोर्ट करना पड़ रहा है एशिया के देशों से, सिंगापुर से और दक्षिण कोरिया से। निर्यात भी रुक गया है। रूस की कंपनी नाफ्टो गैस है, उसने कहा कि अक्टूबर में 6 बड़े हमले हुए हैं जिनसे प्रोडक्शन भी रुका है और गैस भी कम बनी है। इंपोर्ट बढ़ाना पड़ रहा है। तो यूक्रेन का यह हमला पुतिन को थोड़ा परेशान कर रहा है और यह ऐसा माना जा रहा है कि उसी वजह से पुतिन बातचीत के लिए ट्रंप के साथ फिर तैयार हुए हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन को टॉमहॉक्स क्रूज मिसाइल देने वाले हैं। उससे पहले वो पुतिन से बात करेंगे। ये भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से पुतिन को शायद बात करने के लिए तैयार होना पड़ रहा है, क्योंकि इन मिसाइलों को मिलने के बाद यूक्रेन की मारक क्षमता और गहरी हो जाएगी। क्योंकि यूक्रेन अब सेना को नहीं, रूस की सेना को नहीं, रूस के एनर्जी इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा है। ऐसा करने में टॉमहॉक्स मिसाइलें उसके लिए ज़्यादा मददगार साबित होंगी, क्योंकि ये रडार को भी छकाती हैं और पावरफुल मिसाइल्स हैं। तो इसलिए पुतिन बातचीत के लिए की मेज पर फिर आने को तैयार हुए। माना जा रहा है कि इससे आगे शांति का रास्ता निकल सकता है। इधर यूरोप भी इस कोशिश में है कि नए सिरे से पुतिन पर हमले के लिए यूक्रेन को तैयार किया जाए और इसके लिए जर्मनी ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है कि जो यूरोप की संपत्तियां बेल्जियम और फ्रांस, रूस की जो संपत्तियां बेल्जियम और फ्रांस के बैंक्स में जमा है उनका इस्तेमाल किया जाए, उनके बदले लोन लिए जाएं और वो यूक्रेन को दिए जाए ताकि यूक्रेन हथियार खरीद कर रूस पर हमला कर सके और रूस से निर्णायक जंग लड़ सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर ने तमाम खबरों का विश्लेषण किया है तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। लेकिन सर, सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है अर्थम का। इस बार अर्थम में क्या खास रहने वाला है? इस अर्थ में इस बार हम आपको जीएसटी की एक चीट शीट बताने की कोशिश करेंगे। जीएसटी की रियायतें आ गई, कुछ आपको मिली, कुछ आपको नहीं मिली। अलग अलग सर्वे में आया कि 15-16% लोगों ने ही जीएसटी की रियायत को वास्तव में बाजार जाकर महसूस किया। कंपनियां अपना हिसाब लगा रही हैं, उपभोक्ता अपना हिसाब लगा रही हैं, सरकारें क्या हिसाब लगा रही हैं? क्या जीएसटी की रियायत के बाद सरकार को जीडीपी में उतनी बढ़ोतरी की उम्मीद है? क्या सरकार जितना राजस्व गंवा रही है उतना पैसा डिमांड के तौर पर वापस आएगा? और इस मामले में जो नतीजे आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि इस कुर्बानी के बदले जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं दिखाई दे रही है। जीएसटी की कटौती के बाद जीडीपी के जो आकलन मिल रहे हैं सरकारी तथ्यों से, आरबीआई से, वो निराश करने वाले हैं। बाजार में मांग को लेकर जो तस्वीर बनती दिख रही है वो भी थोड़ी सी चौंकाने वाली है। तो क्या होगा इस जीएसटी की रियायत के लागू होने के बाद अगले 3 महीनों में सरकार के खजानों की स्थिति क्या होगी? क्या ये कुर्बानी काम आएगी या इसके बाद सरकार को और ज़्यादा कर्ज लेना होगा या बजट में नए टैक्स की तैयारियां शुरू होंगी? इस बार हम आपको खोल कर बताएंगे जीएसटी का वो हिसाब जो सरकारों के खजानों के भीतर बन रहा है। ये वही खाता है जो इस दिवाली पर आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं कि अगले 3 महीने में जीएसटी की रियायतें क्या नई करवट लेने वाली हैं। दीपावली वर्षों से भारत में व्यापार का उत्सव है, बही खाता, कारोबार और प्रतिष्ठान के पूजन का। इस पूरे उत्सवी हिसाब किताब में एक नई बात जुड़ गई है इस बार, वो है जीएसटी की रियायत। सब लोग, सामान्य उपभोक्ता, कंपनियां और सरकार अपने हिसाब को परखने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी की रियायतों से उन्हें क्या मिला और कितना फ़ायदा होने वाला है। इस बार के अर्थम में हम आपके लिए एक हिसाब लेकर आ रहे हैं। जीएसटी की रियायतें लागू हो गई हैं, इसके बाद सरकारों के खजाने की क्या स्थिति होने वाली है? राज्य और केंद्र को कितना फायदा, कितना नुकसान होगा? कितने कर्ज की उन्हें जरूरत होगी? और क्या इसमें कहीं आने वाले नए टैक्सेस की आहट भी छिपी हुई है? इस बार के अर्थम में जीएसटी का हिसाब किताब सरकारी खजाने की रोशनी में जरूर देखिए। तो इस दिवाली पर आप लोग अर्थम का ये खास शो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान सर तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। ये बोनस पॉइंट शो है, इस दौरान तमाम खबरों का विश्लेषण अंशुमान सर करते हैं। जो दिन भर की अपडेट्स होते हैं, इंटरनेशनल अपडेट्स हो गए, भारत के देश से जुड़ी हुई खबरों का, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। द बोनस के साथ आप लोग लगातार बने रहें। धन्यवाद।